हेलो एवरीवन। आज 4 अक्टूबर है 2025 की। और करेंट टॉपिक में सोच रहा था कि आज के लिए क्या बनाया जाए, लेकिन क्योंकि कोई एज सच करेंट टॉपिक मुझे नहीं मिला, तो विल प्रोसीड विद करेंट अफेयर्स विद बिहार इलेक्शन इटसेल्फ। क्योंकि इंडिया में आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग वही टॉपिक है, तो आई थॉट टू क्रिएट अनदर वीडियो ऑन बिहार इलेक्शन। दिस विल बी द पार्ट 2 ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस एनालिसिस। सो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट इलेक्शन में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर पड़ने वाला है। पहला हमने डिस्कस किया था कि प्रशांत किशोर, जिनकी नई पार्टी है जनसुराज, और जनसुराज का वोट शेयर जो सारे सर्वेस में दिखा रहा है पिछले 3-4 महीनों से, अगर आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं सर्वेस को, तो किसी भी सर्वे में उनको 13% 14% से कम वोट शेयर नहीं दिया जा रहा है। सीट्स का काउंट कम दिखा रहा है, बट ऐसा सिमिलर ट्रेंड मुझे दिख रहा है जैसा कि आम आदमी पार्टी का ट्रेंड था 2014 के इलेक्शन में, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीट लेकर के आउट ऑफ 63 सीट्स सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी तो नहीं, सेकेंड नंबर की पार्टी बनकर आई थी। बीजेपी के पास तकरीबन 29 या 30 सीट थी, 1-2 सीट ज़्यादा थी, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, और सरकार फिर आम आदमी पार्टी की ही बनी थी दिल्ली में। वही गवर्नमेंट जो 45 दिन चली थी, और उसके बाद से फिर केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया था, और फिर फुल मेजॉरिटी के साथ वो आए थे 67 सीट्स के साथ। उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें, तो कुछ वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है बिहार का। अगर आप वोट शेयर की बात करें, तो अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे किसी भी कास्ट के, तो या किसी भी रिलीजन के, तो 10 में से 3 से 4 लोग आज जनसुराज की बात कर रहे हैं। और अगर ये कॉन्स्टेंटली अपटिक जो कि बना हुआ है अभी तक, वो बना रहा, तो जनसुराज विल बी अ बिग प्लेयर, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल इवन क्रिएट द गवर्नमेंट इन बिहार। बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की कि क्यों एनडीए या फिर जो दूसरा महागठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का, उन दोनों के लिए क्यों मुश्किल है इस इलेक्शन में जीतना। तो सबसे पहली बात हम करेंगे एनडीए की। एनडीए क्योंकि 20 साल से तकरीबन नीतीश कुमार शासन में है, उसमें से 2-3 साल उन्होंने आरजेडी के साथ, और बाकी के 15-16 साल बीजेपी के साथ रह करके उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, तो काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है उनको लेकर के, स्पेशली किसी और को लेकर के हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार को जो बच्चा आज से 20 साल पहले वोट देते हुए आया, आज उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। और वो तकरीबन जिसकी आज से 20 साल पहले शादी हुई होगी 18-19 साल की उम्र में, वो उसके बच्चे आज 18 साल के होंगे। तो उसने हमेशा नीतीश कुमार को ही देखा है, जो जंगल राज या किसी भी कर्पूरी ठाकुर के ज़माने को, या फिर लालू यादव के ज़माने को अगर कोई बताता है कि वो जंगल राज था या जो कुछ भी था, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता और ना ही वो जानना चाहते। बट उन्होंने 20 साल का नीतीश कुमार का शासन देख रखा है, और वो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब 90% ऑफ देम, यूथ की बात मैं कर रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं, जो कि विचारधारा के स्तर पर बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, या फिर नीतीश कुमार की अपनी जाति जो भूमियार है उसके जो लोग हैं, वो आज भी नीतीश कुमार के साथ काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। उनको अगर हटा दिया जाए, तो बाकी जो भी ओबीसीज हैं या ईबीसी वोट बैंक जो कि नीतीश कुमार ने एक टाइम पे अपना बनाया था, वो ईबीसी वोट बैंक भी आज की डेट में हट चुका है उनके हाथ से। और आज की डेट में अगर उस ईबीसी वोट का जिक्र करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस पर हक जताते हैं अपना। सबसे पहले तो सन ऑफ मल्लाह, जो मल्लाहों की एक पार्टी है, उनका तकरीबन 2.5% वोट है, और बाकी छोटी मोटी मल्लाह जातियों को लेकर के 7-8% तक का उनका वोट बैंक है, जो कि पूरे लोग तो उनको नहीं देते, लेकिन हाँ अच्छी तादाद में उनको मल्लाह साइड से वोट मिलता है। उसके बाद दलित के लिए जैसा कि सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी जो है, यूपी में उसका काफ़ी जनाधार है, और बिहार में भी वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो कुछ वोट वो लेके जाते हैं। तीसरा जो कंटेंडर अभी रिसेंट टाइम्स में असद ओवैसी भी आ गए हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ साथ दलित और पिछड़ों की भी बात करते हैं, तो ईबीसी वोट्स उनके भी अट्रैक्ट हो रहा है। इवन यादव को भी मैंने देखा है कि कुछ यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी पार्टी का, ओवैसी की जो AIMIM है उसका। उसके अलावा प्रशांत किशोर, जो कि इन सब में सबसे बड़े दावेदार हैं, न सिर्फ ईबीसी के, सवर्ण जातियों के, ओबीसीज के, सबके सबके वोट्स वो कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस वजह से नीतीश कुमार का ग्राफ तो काफ़ी गिरा है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसका भी ग्राफ गिरा है।
कांग्रेस का अगर देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने सिर्फ 19 या 20-21 सीट जीती थी। 70 सीट जो उसमें से जिसमें से वो लड़े थे, उसमें से मैक्सिमम मुझे लगता है 19 या 21 सीट वो जीते थे। तो लेस देन 50%, ऑलमोस्ट 40% का उनका रेशियो था जो वो सीट जीते थे। हाँ, उनकी सीट टफ थी गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो, जहाँ पे बीजेपी काफ़ी मजबूत थी, वहाँ से वो लोग लड़े थे। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो महागठबंधन के लिए भी ये चुनाव काफ़ी मुश्किल रहेगा। उसकी वजह यही है कि पीके भी वोट काटेंगे और साथ साथ ओवैसी भी वोट काटेंगे। हो सकता है ओवैसी कल को तीसरा मोर्चा बना ले बीएसपी और किसी और के साथ मिल करके। तीसरा क्या, इनफैक्ट वो चौथा मोर्चा होगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा तो ऑलरेडी पीके ने बना ही रखा है, तो प्रशांत कुमार ने। तो इस वजह से देखा जाए तो ऑल इन ऑल बिहार के इलेक्शन 4 पार्ट्स में वोट्स का डिवीज़न होगा। तो कोई नहीं कह सकता कि किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। एनडीए एक मजबूत कंटेंडर है, स्पेशली बीजेपी जिन सीट्स पर उनका होल्ड है उन सीट्स पर वो जीतेंगे। ऑलमोस्ट 70 सीट, 110-120 अगर वो लड़ते हैं तो 70 के आसपास सीट्स बीजेपी लेकर के आएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जेडीयू 30 से 40 सीट जेडीयू भी लेकर के आएगी, यानी कि एनडीए को अगर देखा जाए तो मोटा मोटा वो 110-120 के आसपास हो रहेंगे, अगर पीके ने ज़्यादा डेंट नहीं किया तो। अगर पीके ने ज़्यादा डेंट किया तो शायद वो लोग 70-80 पे भी बुक हो जाए। उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस का भी मिला करके 100 के आसपास ही सीट होगी, ये सारी पार्टियों मल्ला वगैरह को लेकर के। लेकिन ओवैसी कितना लेकर के आते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ओवैसी कभी बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। तो इन केस अगर ओवैसी की 10, 15, 20 सीट जो भी आती है तो वो एंड ऑफ द डे महागठबंधन में इंक्लूड होगी। तो नेक टू नेक इनकी फाइट रहेगी और किंग मेकर बनेंगे पीके और निर्दलीय, जो भी अगर 2-4-6 निर्दलीय जीत कर आते हैं तो मोटा मोटा ये आज की डेट में समीकरण समझ में आ रहा है। तारीखों का ऐलान जल्दी ही होने वाला है, कल परसों तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा। शुरू में लग रहा था कि ओवैसी सिर्फ सीमांचल की 24 सीटों पर ही फोकस करेंगे, लेकिन अभी खबर आई कि आज वो बहादुरगंज सीमांचल में ही सभा की उन्होंने, और कल शायद वो मिथिलांचल के लिए रवाना हो रहे हैं, मिथिलांचल न्याय यात्रा के लिए। तो उनका वहाँ पे भी कल परसों का कार्यक्रम है। इस वजह से दरभंगा में है, और मधुआ करके एक जगह है शायद, जहाँ से तेज प्रताप यादव, महुआ जहाँ से तेज प्रताप यादव लड़ना चाह रहे हैं, तो उन सीट्स पर भी वो जा कर के अपनी कैंपेन को करेंगे। तो इसलिए काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मुसलमान ओवैसी की तरफ झुकता है या महागठबंधन के साथ स्टिक रहता है, एमवाई समीकरण जो लालू का था। बट देखते हैं कि क्या होता है आने वाले इलेक्शन में। फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, छोटा वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए फ़िलहाल के लिए। एक बार डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर मैं एक फर्दर वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।